नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से है। वहां के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह के घर दिन भर चले ईडी के छापे में 6 करोड़ कैश मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह के लुधियाना वाले घर पर 4 करोड़ मिले, जबकि संदीप कुमार के घर से 2 करोड़ बरामद हुए। इसके अलावा करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी मिलने की बात सामने आ रही है। अब जांच एजेंसी इन कागजात की पड़ताल में जुट गई है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। चमन फलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, और क्या पता चल रहा है इसमें? जी किशोर, देखिए, जिस तरह से आज ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी के रिश्तेदार के घर में जो सुबह से ईडी की टीम में जो रेड कर रही थी, उसमें से जो भूपेंद्र सिंह चरणजीत सिंह चन्नी के जो रिश्तेदार हैं, उनके पास 4 करोड़ और जो दूसरा उनका लुधियाना में संदीप सिंह है, उनके पास 2 करोड़। तो टोटल कुल मिला के जो है अब तक ईडी ने 6 करोड़ से ज्यादा के जो है कैश बरामद किया है। और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें जो खनन माफिया को लेकर किस तरह से जो जालसाजी के तहत जो लेन देन हुआ उसको लेकर जो है वो भी दस्तावेज बरामद किए। अब इसमें आगे ईडी ये भी खुलासा करने वाली है कि इसमें किन और बड़े नामों का भी हाथ हो सकता है। तो ईडी जो है अब इस सारे पहलू की जो है जांच कर रही है। जी, तो पंजाब में ईडी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर छापे मारे। चुनाव से ठीक पहले ईडी की इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ये छापे अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के एक मामले में 12 अलग अलग जगहों पर मारे गए, जिनमें मोहाली में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार का घर भी शामिल रहा, जिसे सीएम चन्नी ने चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई। हालांकि बीजेपी ने चन्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और संबित पात्रा ने कहा कि खुद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही अवैध रेत खनन के मामले में करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी की इस कार्रवाई के बहाने पंजाब के सीएम चन्नी को निशाने पर लिया और उन पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब में अवैध रेत खनन का मुद्दा गरमाया हुआ है और खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के लिए अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। और इस बार जब ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की तो पंजाब की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया, जबकि ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से 2018 में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें रेत की 6 अलग अलग खदान चला रहे कुछ लोगों पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। और पुलिस ने उस वक्त की गई छापेमारी के बाद मोहाली में भी रेत का अवैध खनन होने की बात कही थी। और बताया गया कि मोहाली में सीएम चन्नी के जिस रिश्तेदार के ठिकाने पर छापेमारी की गई वो उस कंपनी में डायरेक्टर हैं जिस पर रेत खदान के ठेके लेने के लिए काले धन के इस्तेमाल का शक है। इसी आधार पर ईडी ने काले धन के लेन देन के आरोपों की जांच के लिए यह कार्रवाई की। सौबात की एक बात यह कि चुनाव से ठीक पहले ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे पंजाब की कांग्रेस सरकार की ही जांच को आगे बढ़ाने की कार्रवाई बता दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्रवाई के बहाने पंजाब के सीएम चन्नी की सरकार को घेर लिया और उन पर बार बार शिकायत के बावजूद अवैध खनन के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ पूरे राज्य में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर उनके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाना पटोले के दिए एक विवादास्पद बयान पर भड़क गई और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस ने साफ कर दिया कि अभी वो मामले की जांच कर रही है। जिस मामले की बात नाना पटोले कर रहे हैं उसकी पुलिस अभी तक केवल जांच कर रही है और उस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, तो अब इसमें हो क्या रहा है? जी किशोर, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है। नाना पटोले ने अपने बयान में सफाई देते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो जिस मोदी के नाम का जिक्र कर रहे हैं वो भंडारा जिले के एक गुंडे का नाम है, ना कि वो अपने बयानबाजी में पीएम मोदी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी ने आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में नाना पटोले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और पुलिस से मांग की कि नाना पटोले के खिलाफ एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज की जाए। साथ ही साथ बीजेपी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मांग की है कि इस पूरे मामले में नाना पटोले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कों पर उतरे। नाना पटोले पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नाना पटोले के बयान का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
और मुंबई में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले की तस्वीर पर गद्दार लिख दिया। तख्तियों पर उनके खिलाफ नारे लिख दिए गए। बीजेपी दफ्तर के सामने जुटे कार्यकर्ता नाना पटोले और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी की मांग है कि नाना पटोले के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। नाना पटोले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं तो क्यों भाग गए उद्धव ठाकरे जी? क्या करोगे अभी आप? व्हाट एक्शन? नागपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता नाना पटोले पर कार्रवाई की मांग करते हुए जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए। काफी देर तक नाना पटोले के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने आज क्या नाना पटोले को अध्यक्ष पद से निकाल देना चाहिए। नाला सोपारा में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक अहम चौराहे पर धरना दिया। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद नाना पटोले के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन नाना पटोले लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया है। नाना पटोले का दावा है कि वो महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक बदमाश के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम मोदी है। और यही बात उन्होंने उस वक्त भी कही जब बीजेपी ने उनके बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। बदमाश को पकड़ा भी गया है, भंडारा पुलिस, उसमें इंक्वायरी भी शुरू है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब भंडारा जिले में नाना पटोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी वक्त किसी ने मोबाइल से उनकी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में उनके मुंह से मोदी शब्द कई बार निकला। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लागला। और उनकी इसी बात पर बवाल शुरू हो गया। हालांकि वो दिन भर सफाई देते रहे कि चर्चा मोदी नाम के एक बदमाश के बारे में हो रही थी, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं। जो मोदी नाम का जो है टोपन नाम जो उसका मोदी है, उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है, उसके बयान भी लेना शुरू है। लेकिन उनकी सफाई बीजेपी के गले नहीं उतर रही। उन्हें हाथ जोड़ करके देश की माफी मांगनी होगी और उनकी जगह लोगों के बीच नहीं, जेल के सलाखों के पीछे है। नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सौभाग्य की बात है कि नाना पटोले के जिस बयान पर विवाद हुआ वो कोई भाषण नहीं था, बल्कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। और शायद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन उनकी सफाई पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि खुद महाराष्ट्र पुलिस ने भी नाना पटोले की बात पर मोहर नहीं लगाई, न तो ऐसे किसी अपराधी की गिरफ्तारी की बात कही और न ही जांच में ऐसे किसी अपराधी का नाम ही सामने आने की बात कही। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में बेहद आक्रामक है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन जब किसी पार्टी से नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। साथ ही अपनी पार्टी के 33 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, जबकि यह घोषणा भी कर दी कि वो यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे पर बात न बनने का दर्द भी छलक गया। पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ। हम राजनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। माना जा रहा है कि ये बात उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के बारे में ही कही, जिनके साथ वो पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे। लेकिन आखिरी पलों में उनकी बात बनते बनते अटक गई। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी को भी घेरने का मौका नहीं चूका। जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रशेखर ने यह ऐलान भी किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये भी साफ हो गया कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी चुनाव में अकेली ही उतरेगी। आपको अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ेगी और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कहां खड़े हैं। तो अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने भरोसे मैदान में जाए। चंद्रशेखर ने यह भी संकेत दिए कि वो गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि चंद्रशेखर आजाद उसी दलित समुदाय की बात करते हैं जिन्हें बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक मानती है। चंद्रशेखर अब तक कई मुद्दों पर जमीनी लड़ाई तो लड़ चुके हैं, लेकिन उनके नाम कोई चुनावी करिश्मा अब तक नहीं जुड़ा है। बड़ी खबर आई पंजाब से, जहां आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी के बाद भगवंत मान को अपना सीएम का चेहरा बना दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसे 21 लाख से ज्यादा लोगों की राय मिली, जिनमें करीब 93% लोगों ने भगवंत मान के नाम का समर्थन किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना आम आदमी पार्टी के पूछे 6% लोगों ने सिद्धू का नाम भी ले लिया, जबकि इस समय पंजाब में कांग्रेस के सीएम चरणजीत चन्नी है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो ये जो पूरा बताया आम आदमी पार्टी ने, उसमें सिद्धू का नाम भी था? जी किशोर, देखिए भगवंत मान ही ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी में जो लगातार 2 बार सांसद चुनकर आए हैं और दिल्ली के बाहर वह आम आदमी पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है। और वजह साफ है, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो या संसद के बाहर हो,
कहीं भी हो, आम आदमी पार्टी के मुद्दे को अगर कोई उठाता है तो वह मजबूत तरीके से दिल्ली के बाहर भगवंत मान ही उठाते हैं। और अब ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा मौका मिल गया है कहने का, क्योंकि रायशुमारी के बाद उन्होंने पंजाब के इस शख्स का नाम पंजाब के लोगों के द्वारा ही तय किया है। तो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पंजाब के लोगों से उनकी राय मांगी थी, जिसके नतीजे का अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बना दिया। ये घोषणा करने के बाद केजरीवाल ने उन्हें गले से लगा लिया। इस मौके पर भगवंत मान की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। उनके समर्थक तो खुश होकर नाचने ही लगे। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने मंच से भगवंत मान के नाम का ऐलान किया और उनका हाथ उठाया तो खूब नारे भी लगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भगवंत मान का नाम जनता की पसंद से चुना गया। आम आदमी पार्टी पहले से भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया था कि खुद भगवंत मान चाहते हैं कि यह फैसला जनता की मर्जी से हो। इसीलिए पंजाब की जनता से उनकी राय पूछने के लिए एक नंबर जारी किया गया और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसे 21 लाख से ज्यादा लोगों की कॉल आई, जिनमें ज्यादातर लोग भगवंत मान के समर्थन में रहे। इन नतीजों से भगवंत मान भी भावुक दिखे। आम घरों से उठ के आए हैं, इसलिए सोचा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी है जो ऐसा कर सकती है। सीएम उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 1-2 दिन में सीट भी अनाउंस कर देंगे, विधानसभा लड़ेंगे। पेशे से कॉमेडियन भगवंत मान जट सिख समुदाय से आते हैं। वो पंजाब के संगरूर जिले से सांसद हैं और लगातार 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार भगवंत मान पर दांव मालवा क्षेत्र को ध्यान में रखकर खेला है, क्योंकि वो जिस संगरूर सीट से सांसद हैं वो पंजाब के मालवा क्षेत्र में आती है और कहा जाता है कि पंजाब में मालवा जीतने वाला ही सरकार बनाता है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में 69 सीटें अकेले मालवा क्षेत्र में आती हैं और 2017 के चुनाव में इन 69 सीटों में 40 कांग्रेस ने और 20 आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन माजा और दोआब इलाके में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। खबर है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने इसीलिए भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि संगरूर मालवा क्षेत्र में आता है और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस और अकाली उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद वहां जीत हासिल की थी। सौभाग्य की एक बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि पिछली बार वो बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी थी। लेकिन इस बार भगवंत मान पर दांव खेलकर वो मालवा के जरिए जीत का रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में केएल राहुल कप्तानी करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, क्योंकि विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है, लेकिन रोहित अभी फिट नहीं है। Looking forward to the one-day series and it will be enjoyable for sure. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। वहां एक ऐसे शख्स के मोबाइल पर वैक्सीन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट भेज दिया गया, जिसकी पिछले साल दिसंबर में ही मौत हो चुकी है। जनवरी में एक दूसरी डोज लग जाती है, तो जो आदमी दुनिया में नहीं है भाई उसको कैसे लग गई। मामले के तूल पकड़ते ही स्वास्थ्य विभाग ने इससे पल्ला झाड़ लिया। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दावा किया कि यह गलत मोबाइल नंबर बताने की वजह से हुआ। जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। खबर है कि इस बार कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। साथ ही इस बार समारोह की शुरुआत आधे घंटे की देरी से यानी 10:30 बजे से होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में पहुंचे हुए हैं। चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बर्फ में 40 किलोमीटर पैदल सफर किया और फिर वहां गांव में जाकर 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका लगाया। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन देने पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनका एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देते नजर आए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया वो कुछ दिन पहले यूपी के बरेली में हुए मुस्लिम सम्मेलन का बताया गया, जिसमें वो हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, तो तुम्हें हिंदुस्तान में
कहीं बना हमें नहीं मिलेगा। एक तरफ तौकीर रजा का ये वीडियो सामने आया तो वहीं दूसरी ओर उनकी और प्रियंका गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई और उन्होंने ऐलान किया कि यूपी के चुनाव में वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। समाजवादी की राजनीति हमने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस करती है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती हैं और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। तौकीर रजा ने बरेली में जो मुस्लिम सम्मेलन किया था, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने हरिद्वार में हुई संतों की धर्म संसद के जवाब में आयोजित किया था। सौभाग्य की बात यह कि तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन के ऐलान के बाद यूपी के सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। मतलब यह कि मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जिस पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मानी जाती है, वो कांग्रेस के पाले में आ सकता है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड से। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री पर पेच फंसता दिख रहा है, जबकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अगर वो पार्टी में आ भी गए तो उनको टिकट मिलना मुश्किल है और सिर्फ उनकी बहू को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। यानी पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को फॉलो करेगी। मतलब ये कि जिस वजह से हरक सिंह रावत के बीजेपी में जंग छेड़ने की खबर थी, अब कांग्रेस में भी वही हो सकता है। मनोज शर्मा इस पर और बता रहे हैं। मनोज, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, ये उत्तराखंड में चुनावी घमासान है। विधानसभा चुनाव के वक्त इस तरह की कयास लगना कि अब बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाएंगे या नहीं, या उनका जाना एक तरह से फंस गया है, तो ये बात दरअसल सियासी गलियारों में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि देर सवेर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जाना है। हालांकि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता है जैसे हरीश रावत है, उनको कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पेच फंसता नजर आ रहा है। खबर है कि हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेता नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी करें और इसी वजह से उनकी कांग्रेस में वापसी पर सस्पेंस बढ़ गया। एक दिन पहले जब बीजेपी से निकाले जाने पर हरक सिंह रावत की आंखों से आंसू छलके थे, उसी दिन हरीश रावत ने बयान दिया था कि 2016 में उत्तराखंड में उनकी सरकार गिराने के लिए जो भी जिम्मेदार था उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो भी भागीदार थे उनको अपनी उस गलती के लिए उत्तराखंड के से और लोकतंत्र से दोनों से माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत का इशारा हरक सिंह रावत की ओर था, जिसे वो समझ गए और हरीश रावत की तलखी के जवाब में नर्म रुख दिखाने लगे। हमने एक बड़ा जैसे एक निर्णय लिया, तो इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है। 2 दिन पहले हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद खबर आ रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस पर पेच फंसता दिख रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी में जो पेच फंसा, उसकी सबसे बड़ी वजह हरीश रावत है। इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि यह है कि हरीश रावत के हरक सिंह रावत से नाराजगी की खबरें हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो और इसी वजह से उन्होंने माफी की शर्त रख दी। सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे ही कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही बाजी पलट गई, क्योंकि बीजेपी आला कमान को इस बात की खबर लग गई थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाने वाले हैं, जिसके बाद उसने उन्हें चौंकाते हुए पार्टी से निकाल दिया। और जैसे ही ये हुआ, हरक सिंह रावत के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि वो ना कांग्रेस के हुए ना बीजेपी के रहे। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी से निकाले जाने के बाद वो डैमेज कंट्रोल करते भी दिखे और कहने लगे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं बल्कि अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। लेकिन पार्टी ने सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों की वजह से उन्हें आनन फानन में निकाल दिया। खबर है कि हरक सिंह रावत ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि कांग्रेस आला कमान से उन्हें वापसी की हरी झंडी नहीं मिली थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह हरीश रावत माने जा रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस आए। सूत्र बता रहे हैं कि हरीश रावत इस बात पर अड़ गए हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के मुद्दे को साख का सवाल बना लिया है, क्योंकि वो अब तक 2016 की घटना नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि उस समय हरीश रावत की सरकार पर जो संकट आया था उसकी वजह हरक सिंह रावत को ही माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत के मुद्दे पर उत्तराखंड में प्रीतम सिंह गुट हरीश रावत गुट के सामने खड़ा हो गया है और हरक सिंह की वापसी का समर्थन कर रहा है। खबर तो यह भी है कि उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव दबी जबान में हरक सिंह का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत को माफ कर देना चाहिए, जबकि हरीश रावत कह चुके हैं कि पार्टी का सवाल हो तो एक शख्स को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। सुबह 10 बजे मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा यादव दिल्ली में है और दिल्ली में ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक करीब 5 घंटे तक चली। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या पता चल रहा है? देखिए, बिल्कुल खबर यही आ रही है कि बीजेपी
किया है और स्ट्राइक में जो उनकी छोटी बहू है अपर्णा यादव, वो कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और वो आज शाम को बीजेपी वो दिल्ली में आ भी चुकी है। और माना ये जा रहा है इससे पहले जो मुलायम सिंह यादव के समधी थे फिरोजाबाद के सिरसागंज से सीट से विधायक हरिओम यादव, वो पहले शामिल हुए। अब ये दूसरी बड़ी सेंध छोटी बहू को बीजेपी में लाने पर लगाई है और ये सोर्सों का दावा है कि लखनऊ कैंट से वो बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है। जी शुक्रिया यथेंद्र आपका। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां से उतारे गए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत छेड़ दी। वहां बीजेपी ने अपने जाट विधायक जितेंद्र पाल सिंह की जगह जाट समुदाय से ही आने वाले मनिंदर पाल सिंह पर दांव खेला है, जो कि इससे पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में भी। और इसलिए जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह को बाहर का आदमी बताकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सिवाल खास सीट से बीजेपी प्रत्याशी को बदलवाने के लिए पार्टी दफ्तर पर धावा बोल दिया। मौजूदा विधायक के समर्थक मनिंदर पाल सिंह को सिवाल खास सीट से टिकट देने पर इतने आग बबूला थे कि वो पार्टी दफ्तर में अपने नेताओं पर ही बरस पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी को हराने की धमकी तक दे डाली। ये बाहर का ले पता, हमने आज उसका मुंह नहीं देखा। ये बीजेपी में अगर बाहर का आदमी टिकट किसी ने मिल गया, वोट नहीं मिले। सिवाल खास सीट से बीजेपी विधायक जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया है तो फिर उनकी टिकट क्यों काटी गई। सौ बात की एक बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां से मनिंदर पाल सिंह को उम्मीदवार बना दिया, जो कि मेरठ जिले की दूसरी विधानसभा सीट सरधना के भराला गांव के हैं। इसलिए मौजूदा विधायक के समर्थकों ने उन्हें बाहरी बताकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सवाल उठाया कि जो सिवाल खास विधानसभा का रहने वाला ही नहीं है, उसको टिकट क्यों दी गई। मुंबई की मेयर ने लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार बताया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी कि लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार आया है। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने पर लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। उनके अलावा रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत की। देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्हें मेलबर्न टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। पिछले साल उन्मुख ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था ताकि वो विदेशी लीग में खेल सकें। लखनऊ में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद बाइक रैली निकालना अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा को महंगा पड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले निकाली गई इस रैली के वीडियो रैली में ही शामिल किसी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिए, जिनमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग रैली निकालते दिखे और खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके अभिषेक मिश्रा भी एक मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वीडियो की जांच के बाद अभिषेक मिश्रा समेत बाइक रैली में शामिल दूसरे लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। रैली निकालते हुए आगे जब बढ़े हैं, जब संज्ञान में आया है, तब इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बाइक रैली में शामिल 6 लोगों की पहचान होने की बात कही और बाकी लोगों की भी जल्द पहचान होने का भरोसा दिया। सौ बात की बात है कि कोरोना संकट की वजह से चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगाई है। इसके बावजूद लखनऊ में अखिलेश यादव के करीबी अभिषेक मिश्रा ने बाइक रैली निकाली, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए केस दर्ज कर लिया। ओवैसी की पार्टी MIM ने यूपी चुनाव में एक ब्राह्मण नेता को चुनाव में उम्मीदवार बनाया। यूपी की साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मदन मोहन झा ने ओवैसी की पार्टी का झंडा लेकर अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया और गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया। माथे पर तिलक और सिर पर ओवैसी की पार्टी की टोपी देखकर ही लोग हैरान होने लगे। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया, जो कि यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन झा पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन कभी उन्हें टिकट के गंभीर दावेदारों में भी शुमार नहीं किया गया। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मदन मोहन झा ने टिकट देने के लिए ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। आदरणीय ओवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मैं, मेरा परिवार
आजीवन उनका ऋणी रहेगा कि एक गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान देने का जो काम किया है। हालांकि उनका आरोप यह भी है कि टिकट की घोषणा होने के बाद से ही उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं, जिनके खिलाफ वो पुलिस को शिकायत देने वाले हैं। सौभाग्य की बात यह कि मदन मोहन झा मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और साहिबाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां बिहार से आए करीब 3 लाख लोग रहते हैं जो कारखानों में काम करते हैं, जबकि करीब 1.5 लाख आबादी मुस्लिम समुदाय की भी है। इसलिए ओवैसी ने इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार का दांव खेला। गुजरात के सूरत में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए साड़ी व्यापारियों ने एक मुहिम शुरू की। वहां साड़ियों पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें छापी गईं और दावा किया गया कि ये साड़ियां उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचाई जाएंगी, जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। जितने भी कैटलॉग अब बनेंगे उसके अंदर योगी जी, मोदी जी का फोटो और साथ में ये स्लोगन रहेगा। इस साड़ी पर उन लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारा भी लिखा। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सूरत एक कर्म भूमि होने के कारण एक तोहफा एक धर्म भूमि को देना चाहता है। बताया गया कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करीब 1000 ऐसी साड़ियां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को मुफ्त बांटी जाएंगी। व्यापारियों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर और साड़ियां बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सौभाग्य की बात है कि सूरत में तैयार की गई ये साड़ियां यूपी में चुनाव से पहले पहुंचाने की बात कही जा रही है, जो महिला वोटरों को साधने में अहम भूमिका अदा करेंगी। इसके साथ ही उन पर राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र है, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ नहीं रहे। मशहूर कार्टूनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता नारायण देवनाथ का 97 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नारायण देवनाथ के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बातचीत की। इसमें उन्होंने युवाओं और महिलाओं से देश की राजनीति में शामिल होने की अपील की। जहां आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं। 7 सालों में आपने क्या किया? आईटीबीपी ने सिक्किम में सीमा के पास बर्फबारी के बीच अपने जवानों के वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवानों की तारीफ की। साथ ही इसे प्रेरणा वाली बात बताया। आईटी और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही, जिससे आखिरी घंटे में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 554 अंक लुढ़ककर 60,755 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 195 अंक नीचे 18,113 पर बंद हुआ। बिहार की राजधानी पटना में पेशी के लिए कोर्ट लाई गई एक लड़की ने जबरदस्त हंगामा किया। बताया गया कि इस लड़की को बख्तियारपुर के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर की कार में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना 15 जनवरी को हुई थी, जिसकी पेशी के लिए कोर्ट पहुंची लड़की ने खुद को निर्दोष बताते हुए जान का खतरा होने का दावा। लड़की ने आरोप लगाया कि सर्कल ऑफिसर ने कई साल तक उससे संबंध रखने के बाद खुद ही कार में आग लगाकर उसे फंसाने की साजिश रची। ये घटना 15 जनवरी की बताई गई, जिसके बाद बीच सड़क पर कार जलने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। मौके से आए एक वीडियो में ये लड़की सीओ से अपने संबंध होने का दावा करती दिखाई दी थी। इस घटना में पहले हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई और फिर बाद में लड़की पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। सौभाग्य की बात है कि जब सर्कल ऑफिसर यानी सीओ की कार में आग लगी उस वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कार के ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक लड़की को कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते हुए देखा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि लड़की ने अपने बचाव में कहा कि उसे फोन करके वहां बुलाया गया था और इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसे फंसाने की साजिश है। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी हमलावर हो गई। 13 जनवरी को वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करते दिखाई दिए, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पर भी साझा की गई। जिसके बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अखिलेश यादव पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा दिया। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मोहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सिख समुदाय से जुड़े नेताओं ने भी मोहर्रम अली पप्पू के पार्टी में शामिल होने पर हैरानी जताई। जिस भी व्यक्ति के द्वारा अभी ले जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये बहुत गलत निर्णय है और मैं इसकी हाईकमान को जानकारी दूंगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में आने पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया।
किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहने वाले लोग आज समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सहारनपुर में फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही मोहर्रम अली पप्पू पर गुरुद्वारा हिंसा के मामले में कार्रवाई की गई थी और उन पर गुरुद्वारे की जमीन के एक मामले को लेकर भड़की हिंसा के मामले में करीब 87 मुकदमे दर्ज किए गए थे। यही नहीं, उस वक्त मोहर्रम अली पप्पू को एनएसए के तहत कार्रवाई कर जेल में भी डाला गया था, क्योंकि 2014 में सहारनपुर में गुरुद्वारे की जमीन को लेकर भड़की इस हिंसा में सैकड़ों दुकानें जला दी गई थी, जिसके बाद हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शहर में कई दिनों का कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हालांकि 2021 में इस मामले में दोनों समुदायों के बीच समझौता हो चुका है और मोहर्रम अली पप्पू फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। सौभाग्य की एक बात है कि जैसे ही सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड मोहर्रम अली पप्पू पर न सिर्फ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है, बल्कि उन पर पुलिस पर फायरिंग का भी आरोप है। यही वजह रही कि सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से। आईएनएस रणवीर में विस्फोट हुआ है और इस धमाके में 3 नौसैनिकों के शहीद होने की खबर है। आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में धमाका होने की खबर है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है? देखिए, आज दिन में जो है ये ब्लास्ट हुआ है नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस रणवीर, और उसमें जो है ब्लास्ट में 3 नौसैनिकों की मौत हो गई है। ये जहाज जो है इस वक्त नेवल डॉकयार्ड, मुंबई नेवल डॉकयार्ड में खड़ा है और उसके बाद ये इंटरनल कंपार्टमेंट में धमाका हुआ, क्योंकि वहाँ पे जितने नौसैनिक थे उन्होंने तुरंत जो एक्शन लिया और किसी तरीके और दूसरा बड़ा नुकसान नहीं हुआ और नौसेना ने इस पूरे घटना की बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की है।